सही। टाइप 1 जो हमारे पास डायबिटीज़ होती है ना, उसकी पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या होती है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, मेन जो है ना ये काम किस पे करती है, ये हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, वो क्या करती हैं, डिस्ट्रक्ट कर देती हैं बीटा सेल्स को। ठीक है, अब ये कैसे डिस्ट्रक्ट कर देती हैं और इसमें क्या हमारे पास मैकेनिज़्म होता है, ये हमारे पास जो सेल्फ टॉलरेटिंग या सेल्फ लिमिटिंग जो हमारे पास मैकेनिज़्म होता है ना, उसको अफेक्ट कर देती हैं। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में जो है ना टी और बी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी कभी कभी इनको टेस्ट करने के लिए क्या करती है, एंटीजेंस रिलीज़ करती है, जो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, टी और बी सेल्स को इसको देखना ही नहीं चाहिए या इसको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए कि ये कोई बाहर की चीज़ है। ठीक है, या ये कोई एंटीजन है, क्योंकि वो तो बॉडी की चीज़ है ना। तो नॉर्मली जब उसको देखेंगे ही नहीं, उस पर कोई ना उसको रिएक्ट करेंगे ना उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो ये क्या कर जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। ठीक है, एक मैकेनिज्म होता है आगे, बट स्टिल ठीक है, ये यहाँ तक होता है। लेकिन जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, या जितने भी ऑटो इम्यून या जो लाइक क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना टी सेल जो है ना, इसको रिकॉग्नाइज़ कर लेती है एज एन एंटीजन और इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है। जब इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगी, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होगी, उसके सेल्स ख़राब होंगे ना, उनके सेल्स डिस्ट्रक्ट होंगे, उधर डैमेज होगा। तो इसलिए हमारे पास वो कंडीशन जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स पर रिएक्ट करने लग जाती है, अपने ही सेल्स को एंटीजन तस्लीम करना शुरू कर देती है, वो ऑटो इम्यून होती है, डिजीज़ेज़ होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, टाइप 1 की पैथोजेनेसिस क्या होती है कि ये ऑटो इम्यून जो है ना, हमारे पास डिस्ट्रक्शन करवा देती है बॉडी के सेल्स के। अब इम्यून सेल्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं बी सेल्स को, एज एन एंटीजन तस्लीम करते हैं उनको और उन पर काम करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है ना, ये डेवलप होती है हमारे पास चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, पहले हम इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते थे ना, लेकिन अब क्या होता है कि ये अब हमने थोड़ा और रिसर्च किया इस बारे में, तो हमें पता चला कि ये डेवलप तो चाइल्डहुड में ही होती है, लेकिन मैनिफेस्ट जो है ना, ये लेटर करती है, यानी प्यूबर्टी के टाइम पर जो है ना, ये हमारे पास सामने आती है। ठीक है, अब ये जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी, अच्छा, अब ये क्यों होती है, हमारे पास दो वजह हैं। एक क्या है कि कोई भी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, और दूसरा क्या है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब जो जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब जेनेटिक कॉजेज़ क्या होती है हमारे पास, ये ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक HLA एसोसिएशन होती है, एक नॉन HLA एसोसिएशन होती है। ठीक है, जो HLA एसोसिएशन होती है ना, अब उसके बाद में बात करते हैं, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हमने बोला कि जो HLA एसोसिएशन है, जिसे हम MHC जीन्स एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मोस्ट कॉमन जो HLA का जो कौन सा लोकस होगा या कौन सा क्रोमोसोम होगा जहाँ पे हम कहेंगे कि म्यूटेशन आई है, तो उस या कौन सा वो जीन है जो ना इन्वॉल्व हो रहा है इस सारी चीज़ में, तो वो कौन सा होता है हमारे पास। एक तो जीन 2 को जो क्लस्टर होता है ना, वो अफेक्ट होता है, और कौन से क्रोमोसोम पर होता है, 6 पर। आर्म क्या होता है, और ये उसका जो ना पूरा क्रोमोसोम नंबर हो गया, बट आप याद कर लें कि क्रोमोसोम 6 होता है। ठीक है, और कौन सा लोकस होता है, HLA 2 होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, हमें पता है कि HLA की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, सॉरी, HLA की हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। HLA 2 होता है, फिर HLA 3 और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब 90 to 95% हमने देखो, हमारे पास पेशेंट्स आए, ठीक है, डायबिटीज़ के साथ, डायबिटीज़ टाइप 1 के साथ। हमने क्या किया, हमने उनकी जो है ना जीन सीक्वेंसिंग देखी, कि हमने देखना है कि भाई कहाँ पे, मतलब मसला कहाँ हुआ है, कौन सा जीन है जो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमने उनको चेक किया, ख़ास तौर पे जो कॉशंस जो पीपल होते हैं, वो कौन होते हैं, वाइट अमेरिकन्स होते हैं। ठीक है, हमने उनको चेक किया, तो हमारे पास हमें क्या मिला कि जो क्या कहते हैं, HLA है ना DR3 और HLA DR4, मतलब HLA DR3 या फिर HLA DR4 हमारे पास प्रेजेंट था उनमें। लेकिन जब हमने नॉर्मल लोगों को भी देखा, तो उनमें तो 40% लोगों में ये प्रेजेंट है और उनको कुछ भी नहीं है। तो अब 90% डायबिटीज़ टाइप 1 में प्रेजेंट है, लेकिन 40% नॉर्मल लोगों में भी प्रेजेंट है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हर हर वो बंदा जिसके अंदर HLA या DR3 है, वो जो है हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 वाला है। लेकिन हमने 90% लोगों में देख लिया। आई होप ये बात समझ आ गई है। ठीक है, दूसरा फिर हमने क्या देखा, दूसरी सीक्वेंसिंग हमने की, फिर हमने देखा कि क्या मसला है, कौन सा जीन है जो मसाइल इतने क्रिएट कर रहा है। तो हमने देखा कि हमारे पास DR3 और DR4, यानी HLA-DR3 और HLA-DR4 दोनों कंबाइन होकर ना एक हेलोटाइप जो होता है इनका, वो प्रेजेंट है डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट्स में। और कितने परसेंट पेशेंट्स में, 40 to 50% पेशेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात हो गई कि हमने देखा कि ये कुछ नॉर्मल लोगों के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और नॉर्मल लोगों के कितने परसेंट लोगों में प्रेजेंट होते हैं, 5% लोगों में प्रेजेंट। तो अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक या सेंसिटिव से टेस्ट नहीं हो गए ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर ये प्रेजेंट है तो ये हमारे पास डायबिटीज़ टाइप 1 ही करवाएंगे, ये नॉर्मल लोगों में नहीं हो सकते। हालांकि हम साथ साथ देख रहे हैं कि नॉर्मल लोगों में भी होते हैं, और मतलब एक अच्छी परसेंटेज में होते हैं। फिर हमने एक और सीक्वेंसिंग देखी, उसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास लोग आए,
DR3 और DR4 के साथ, ठीक है, HLA DR3 और DR4 में। लेकिन उनके साथ वो हमारे पास आए, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमारे पास जो है ना पीपल आए DR3 और DR4 के साथ और विद DQ8 के हेलोटाइप के साथ, ठीक है, DQ8 की हेलोटाइप के साथ है। अब जो ये पेशेंट्स आए ना, हमने कहा कि ये हमारे पास हाई रिस्क हैं वो पेशेंट जिनमें डायबिटिक टाइप 1 हमारे पास मेलाइटिस मिल सकती है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 हमें मिल सकती है, क्योंकि ये हमें नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं मिलता। तो डायबिटीज़ के लिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमने कौन सा अच्छा या वो जीन याद करने के लिए हो गया DR3 और DR4 किसके साथ एसोसिएशन पे, DQ8 की हेलोटाइप के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से आ गए, HLA एसोसिएशन आ गए। अब नॉन HLA एसोसिएशन थ्योरी में देखते हैं।